Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my first lecture of class 12 biology chapter 6 molecular basis of inheritance. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक डीएनए से. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर मैं कहूँ न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, या फिर एक लंबी सी चेन होगी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, उसे हम कहते हैं डीएनए. जो डीएनए की लंबाई है वो हम डिफाइन कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जानकर. तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बताते हैं लेंथ ऑफ डीएनए. या फिर न्यूक्लियोटाइड का पेयर कितने, जिन्हें हम कहते हैं बेस पेयर्स, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है बेस पेयर्स. तो जितने नंबर है बेस पेयर्स के तो वो बताते हैं लेंथ ऑफ डीएनए. एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज जो कि एक वायरस है और वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसे हम 5174 के नाम से भी जानते हैं. उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट है बैक्टीरियोफाज में? 5386. बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को. बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने होते हैं? 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और एक हैप्लॉइड कंटेंट की बात करूं ह्यूमन डीएनए में, तो ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसमें केवल 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब हम इसमें देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. 3 कंपोनेंट से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना होता है. पहला है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर. अब वो पेंटोज शुगर राइबोज होती है इन केस ऑफ आरएनए. अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें राइबोज होती है शुगर. अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज होती है शुगर. और एक फॉस्फेट ग्रुप. तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप जब तीनों मिलते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं. There are 2 types of nitrogenous bases, purines जिसमें आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पैरामिडीन्स जिसमें आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन. तो नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप्स के हैं, एक है प्यूरिन, एक है पैरामिडीन. प्यूरिन में आता है एडेनिन ग्वानिन, पैरामिडीन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन. साइटोसिन जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, डीएनए और आरएनए के लिए कॉमन है साइटोसिन, जबकि थाइमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है. यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह पे. नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर के साथ लिंक्ड होता है, किसके थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, जिससे वो क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोसाइड. जैसे कि एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन और यूरिडिन और डीऑक्सी थाइमिडीन. When a phosphate group is linked to 5' OH of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. जब phosphate group linked होता है 5' OH of a nucleoside, न्यूक्लियोसाइड के जो 5' OH है एंड उसके साथ अगर phosphate group linked है किसके थ्रू? फॉस्फोईस्टर लिंकेज के थ्रू, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड होता है. ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप की शुगर प्रेजेंट है वो फॉर्म होता है. 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं किसके थ्रू? 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू. तो ये एक बॉन्ड है, 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एक बॉन्ड है जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के रखता है, जिससे डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है.
ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, सो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमको मिलती है. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of ribose sugar, which is referred to as 5' end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the ribose has a free 3' OH group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain. अब ये जो पॉलीमर है वो इस तरह से फॉर्म होता है कि उसका एक एंड जो होता है वो फ्री होता है, जिसपे फॉस्फेट ग्रुप होता है 5' एंड पे. राइबोस शुगर का जो 5' एंड है उस पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब एक एंड पे 5' जो एंड है उस पे फॉस्फेट ग्रुप है राइबोस शुगर का. ओके, और जिसे हम कहते हैं 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ऐसे ही दूसरे एंड पे पॉलीमर के जो राइबोस है उस पे फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है उसका जो एक एंड है उस पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है 5' एंड पे राइबोस शुगर के, जिसे हम कह रहे हैं 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और दूसरे एंड पे जो पॉलीमर का जो दूसरा एंड है उस पे राइबोस के पास क्या है, फ्री 3' हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. जो बैकबोन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो किससे फॉर्म होती है, वो शुगर और फॉस्फेट से फॉर्म होती है. नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो शुगर मॉइटी से लिंक्ड होते हैं, ओके, जो कि बैकबोन से बाहर प्रोजेक्ट होती हैं, निकली होती हैं. बेसिकली जो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं शुगर मॉइटी से, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं बैकबोन से, ओके, या फिर नाइट्रोजनस बेस जो कि बेसिकली बाहर की तरफ होते हैं बैकबोन से, उनके साथ लिंक्ड होती है शुगर मॉइटी. अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की डायग्राम है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइबोस शुगर है, ओके, यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है एडेनिन, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे 5' फॉस्फेट ग्रुप दिखाया हुआ है. तो जो एक हैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जिसे मैंने कहा था 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें क्या होता है, एक फ्री फॉस्फेट मॉइटी होती है 5' एंड पे. तो 5' एंड पे आप देख सकते हो 5' पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट है. ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके. तो ये 5' जो फॉस्फेट ग्रुप है जो एक एंड बना रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ऐसे ही 3' जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दूसरा एंड बना रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का. और यहाँ पे आप देख सकते हो राइबोस शुगर है, इसके साथ अटैच्ड है एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन अटैच्ड है, यहाँ पे ग्वानिन अटैच्ड है और यहाँ पे साइटोसिन अटैच्ड है. तो जो बैकबोन बना रहा है वो शुगर, और ये फॉस्फेट जो है ये बैकबोन बना रहा है इस पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन का. कौन बना रहा है बैकबोन, फॉस्फेट ग्रुप एंड दी शुगर. जबकि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये आप देख सकते हो नाइट्रोजनस बेसिस लिंक तो है शुगर से, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से लिंक्ड है, ओके. यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस राइबोस शुगर के साथ लिंक्ड है, लेकिन ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बैकबोन से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है. तो ये है स्ट्रक्चर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का. In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position in the ribose. RNA में क्या होता है, हर न्यूक्लियोटाइड जो रेसिड्यू है उसमें एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 2' पोजीशन, मतलब जो राइबोस में 2' पोजीशन है उस पे. Also in RNA the uracil is found at the place of thymine. जैसे मैंने आपको बताया था RNA में uracil मिलता है थाइमिन की जगह, या फिर इसे हम कह सकते हैं 5-methyl uracil, या फिर जो कि एक दूसरा केमिकल नाम है थाइमिन का. DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Mischer in 1869. He named it as nuclein. So यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, RNA में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह, ओके, जिसे हम कह सकते हैं 5-methyl uracil कहते हैं. एक दूसरा केमिकल नेम है थाइमिन के लिए. डीएनए जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में, और उन्होंने इसे नाम दिया था न्यूक्लिन. 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन
डाटा के बेसिस पे जो कि प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ये प्रपोज किया था, ये सॉरी प्रोड्यूस किया था ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, और जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक सिंपल और एक फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसका, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, एक बहुत फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए. One of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. एक बहुत हॉलमार्क जो एक देखा गया था इनके इस ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, उसमें देखा था कि बेस पेयरिंग होती है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के स्ट्रैंड्स के बीच में. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में बेस पेयरिंग शो हुई थी, देखने को मिली थी. तो मैं अगर बात करूं तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है. एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है. तो दैट मीन्स ये एंटी पैरेलल होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं क्योंकि एक रन कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में बेस पेयरिंग देखने को मिली थी. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. So ये जो proposition थी ये एक और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी जो कि एरविन शारगाफ ने दिया था एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर के लिए, कि जो रेशियोज होते हैं एडेनिन और थाइमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का ये कांस्टेंट होता है. तो जो रेशियोज है एडेनिन और थाइमिन के बीच में और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो रेशियोज हैं वो कांस्टेंट होते हैं और किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं. The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains. Base pairing एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दे रही थी polynucleotide chains को. They are said to be complementary to each other. And therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in the other strand can be predicted. तो basically ये एक दूसरे के complementary थी. इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस पता चल जाता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं. Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, acts as a template for synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA, let us call them as daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA molecule. अगर डीएनए का हर स्ट्रैंड जिसे हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं, अगर वो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो क्या होगा, मतलब एक नए स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा. तो ये जो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं उन्हें हम सपोज उन्हें हम कह रहे हैं डॉटर डीएनए, वो फॉर्म होंगे और वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के. तो मैंने आपको बताया था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें हर स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है. तो टेम्पलेट मतलब वो डीएनए का स्ट्रैंड जिससे एमआरएनए फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट. तो दोनों स्ट्रैंड जो वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा. तो इससे क्या होगा, दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिन्हें हम डॉटर डीएनए कह सकते हैं वो प्रोड्यूस होंगे और वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से. इसकी वजह से जो जेनेटिक इम्प्लीकेशंस थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गए थे. कुछ फीचर्स थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, वो इस तरह से हैं. It is made of two polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases project inside. तो मैंने आपको ये डायग्राम में दिखा दिया था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है जिसमें जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की होती है और जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस वो अंदर की तरफ जो है प्रोजेक्टेड होते हैं. Now you can see the diagram of double stranded polynucleotide chain. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड हो गया. ओके, ये एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं हम. तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंडेड डीएनए का. ओके, और मैंने आपको बताया था दूसरा स्ट्रैंड किस फॉर्म में होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंटी पैरेलल.
ये दोनों जो स्ट्रैंड होंगे ये एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगा, तो दूसरा क्या करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस पेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ओके, तो मैं सिंपल कह सकती हूँ यहाँ पे एडेनिन जो है वो किसके साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है, थाइमिन के साथ। ओके, तो मतलब ए जो है टी के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है, ऐसे टी ए के साथ करेगा। जी जो है वो सी के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है, और सी जो है वो यहाँ जी पे, मतलब सी और जी बॉन्ड्स आपस में बनाएंगे और ए और टी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है सी और जी के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है सी और जी के बीच में, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एडेनिन थाइमिन के बीच में, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। The two chains have anti-parallel polarity। जैसे मैंने आपको बताया था anti-parallel polarity यानी कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है, तो दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब ये है कि अगर एक चेन जो है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरी की क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। The bases and two strands are paired through hydrogen bond। जो bases होते हैं दो strands के बीच में, ओके, वो किससे पेयर्ड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड होते हैं, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, बेस पेयर्स। एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमिन के साथ, जो कि ऑपोजिट स्ट्रैंड पे है। ऐसे ही वाइस वर्सा मैं कह सकती हूँ, अगर थाइमिन पहले स्ट्रैंड पे है तो वो दूसरे स्ट्रैंड के एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेगा, फॉर्म करेगा, शेयर नहीं फॉर्म कह सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine। तो इससे पता चल रहा है कि प्यूरिन जो है वो ऑपोजिट होता है, मतलब प्यूरिन के साथ पैरामिडीन आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन यहाँ पे प्यूरिन्स हैं, और साइटोसिन और थाइमिन यहाँ पे क्या है, पैरामिडीन। तो एडेनिन के साथ थाइमिन आ रहा है, तो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, लेकिन थाइमिन क्या है यहाँ पे, पैरामिडीन। ऐसे ही ग्वानिन जो है यहाँ पे क्या है, प्यूरिन, लेकिन साइटोसिन यहाँ पे क्या है, पैरामिडीन। तो इसका मतलब ये है कि प्यूरिन के साथ ऑपोजिटली कौन आ रहा है, पैरामिडीन। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। तो इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो जनरेट हो जाता है हेलिक्स के 2 स्ट्रैंड्स के बीच में। The two chains are coiled in a right-handed fashion। right-handed fashion में ये दो chains जो है वो coiled होती है एक right-handed fashion में। जो पिच है हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। नैनोमीटर की अगर मैं बात करूँ वो 1 बिलियन होता है मीटर के, जिसे हम सिंपल कह सकते हैं 10 raised to the power minus 9 मीटर। 10 raised to the power minus 9 मीटर is equal to 1 नैनोमीटर। या फिर रफली अगर बोलें तो 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। तो एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately equal to 0.34 nanometer। So, जो distance है बेस पेयर के बीच में, एक हेलिक्स के बेस पेयर के बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितनी होती है, वो 0.34 नैनोमीटर के करीब होती है। Okay, the plane of one base pair stacks over the other in double helix. This in addition to H bonds confers stability of the helical structure। तो जो प्लेन है एक बेस पेयर का वो दूसरे के ऊपर स्टैक करता है डबल हेलिक्स में, इन एडिशन टू H bonds, जिसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है या स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। यहाँ पे अब आप डायग्राम देख सकते हो डीएनए डबल हेलिक्स का, किस तरह से ये एक स्ट्रैंड इस तरह से रन कर रहा है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ से ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से रन कर रहा है। इनके बीच में क्या है, बेस पेयर्स हैं। ओके, बेस पेयर्स बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे येलो ग्रीन दिखा रहा है एडेनिन थाइमिन, जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन को ऑरेंज और रेड से दिखा रखा है, जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। और ये जो बैकबोन है ये किसकी बनी है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट से बनी है।
या फिर सिंपल कहूं तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो ये है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flows from DNA to RNA to protein. तो फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था मॉलिकुलर बायोलॉजी में। वो सेंट्रल डॉगमा में बेसिकली 2 स्टेप्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो कि ये बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। तो यहाँ पे आप डायग्राम में थोड़ा फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि डीएनए, ओके, ये डीएनए है। अगर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब अपनी कॉपी बना रहा है, तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, अगर डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है वो सेंट्रल डॉगमा रिप्रेजेंट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.